कल हमने पढ़ा था कास्ट के बारे में कि कास्ट को भारतीय समाज में, हिंदू समाज में कैसे कैसे इसको डिफाइन किया गया है। तो इससे आगे हम आज पढ़ते हैं अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी क्या होती है। सामाजिक असमानता का घिनौना रूप कि अस्पृश्यता जिसको छुआछूत तो बोलते हैं, वो कैसी समस्या थी, उसके रूप को डिस्कस करेंगे हम। अस्पृश्यता का इतिहास भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के इतिहास से जुड़ा हुआ है कि जातियों को जैसे हिंदू धर्म ने 4 वर्गों में डिवाइड किया था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो इसी प्रकार से जो अस्पृश्यता है वो भी हमारी जातियों के साथ जुड़ी हुई है। वैदिक ग्रंथों में चांडाल, निषाद, डोम, अंतजय आदि शब्दों का प्रयोग मिलता था कि जो नीचे की जातियां थी, जो जैसे है जूते बनाने वाला काम है या गंदगी उठाने वाला काम है या फिर सफाई करने वाला काम है, पशु मर जाते हैं उनको दफनाने का काम है, तो इन जो लोग ये काम किया करते थे उनके लिए चांडाल, निषाद, डोम और अंतजय शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इस जाति वाले लोग समाज के सबसे नीचे के स्तर के लोग समझे जाते थे कि इनका अपना कोई स्तर नहीं है, जो बिल्कुल लो लेवल है हमारे समाज का, वहां पर ये लोग रहते हैं। स्मृति काल में चांडाल आदि के रहने की व्यवस्था गांव के बाहर थी, तो इन लोगों को गांव के अंदर भी रहने को जगह नहीं मिलती थी। गांव के बाहर बिल्कुल ही एक सुनसान सी जगह पर ये लोग रहते थे। धर्मशास्त्र युग में अस्पृश्यता की भावना सबसे पहले स्पष्ट हुई थी कि जब एक ब्राह्मण नारी और शूद्र पुरुष से उत्पन्न संतानों को चंडाल कहकर संबोधित किया गया था, उन्हें सबसे घृणित समझा गया था। कि धर्मशास्त्र का जो युग था वहां पर क्या था कि ब्राह्मण नारी और एक शूद्र पुरुष ने विवाह कर लिया था और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई थी उन संतानों को चांडाल कहा गया था और उनको बिल्कुल घृणा की दृष्टि से समाज से बाहर निकाल दिया गया था। मनु के युग में भी ऐसे अस्पृश्य लोगों को न केवल गांव से निकाला गया है, बल्कि उन्हें ऐसे कार्यों और कर्तव्यों को सौंपा गया जिससे स्पष्ट हो जाए कि वे मनुष्य जाति के सबसे अधम नमूने हैं। यानी कि वो एक ऐसा काम करते हैं जिनको गांव से बाहर निकाल दिया, वो लोग ये काम नहीं करेंगे। इस काल में उन्हें अधम कार्य यानी कि गंदगी साफ करना, लावारिस शवों को उठाना, मृत पशु की खाल उतारना, ये काम ही उनको मिलते थे। तो देखो, जो बिल्कुल ही लो लेवल की जाति के लोग थे उनसे कितने कितने काम करवाए जाते थे। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के पश्चात अस्पृश्यों की स्थिति में और अधिक गिरावट आ गई। इन्हें अनेक प्रकार की निर्योग्यताओं के कारण गांव से बाहर एकांत स्थान पर रहने के लिए बाध्य किया गया। निर्योग्यताएं क्या हैं कि ऐसी योग्यताएं जो ऊंची जाति के लोग तो वे काम कर सकते हैं, लेकिन जो नीची जाति के लोग हैं उनके अंदर योग्यता है और फिर भी वो ये काम नहीं कर सकते, उनको इस काम के लिए परमिशन नहीं है, आज्ञा नहीं है। अंग्रेजी शासन काल में समाज सुधारकों एवं सरकारी प्रयासों के कारण अस्पृश्यों की स्थिति में काफी सुधार हुआ कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय पर जो हमारे समाज सुधारक थे, सरकारी प्रयासों के कारण जो ये अस्पृश्य जाति थी इनमें काफी सुधार हुआ। इसके लिए काफी लोगों ने प्रयास किए। स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक प्रावधानों द्वारा अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि जब हमारा संविधान लिखा गया था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन लोगों के लिए अलग से कानून बनाए थे और संविधान में इनको अच्छा दर्जा दिया गया था। गांधी जी का विचार था कि दलित वर्ग, जो नीची जाति के लोग हैं, हिंदुओं से पृथक नहीं है, वो हिंदू ही हैं। जाति बेशक उनकी अलग है लेकिन हम उनकी काउंटिंग, गिनती हिंदुओं में ही करेंगे, उनको हिंदुओं का हिस्सा ही माना जाए। परंतु हिंदुओं का एक ही अंग है, इसलिए उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार देना उचित नहीं है, क्योंकि वो लोग हिंदू हैं। हिंदू होकर अगर वो नीची जाति में है तो उनसे हम ये अधिकार नहीं छीन सकते कि वो हिंदुओं से अलग हों। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया था और ये पूना में किया था। गांधी जी को आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता थे। इन्होंने अहिंसा के बल पर अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाया था। तो गांधी जी का ये प्रयास था कि मैं एक ऐसा अनशन शुरू करूंगा जिससे ये अस्पृश्य जाति है उनको एक सम्मानजनक स्थान मिल सके हमारे भारतीय समाज में।
तो उन्होंने 20 सितंबर 1932 को इसका विरोध किया और एक आमरण अनशन शुरू कर दिया था। बाद में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने संविधान को लिखा है, ने अंग्रेजी सरकार से पूना पैक्ट के नाम से एक संधि की, जिसके अनुसार दलित वर्ग को हिंदुओं का ही अंग स्वीकार किया गया। किससे की? इन्होंने पूना पैक्ट में संधि की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी थे, और सरकार से इन्होंने संधि की थी कि जो दलित वर्ग है उनको हिंदुओं का हिस्सा ही स्वीकार किया जाए और उनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए जाए, ताकि वो लोग भी अपनी जीविका उपार्जन का साधन अपना सकें, वो लोग भी हमारे समाज में रह सकें और उनको भी अच्छा काम करने को मिले। उसी समय गांधी जी ने इन्हें दलित वर्ग के स्थान पर ही हरिजन कहना प्रारंभ कर दिया था। तो जो इन लोगों के लिए हरिजन वर्ड का यूज हुआ था वो गांधी जी के प्रयासों के फलस्वरूप ही बोला गया है कि दलित वर्ग का नाम हटाकर हम इन लोगों को हरिजन कहेंगे। सन 1935 के विधान में इन अस्पृश्य यानी माने जाने वाली जातियों को विशेष सुविधाएं देने के लिए एक अनुसूची तैयार की गई। हमारे संविधान में बहुत सारी अनुसूचियां हैं, तो अलग अलग अनुसूची अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित की गई है। तो जो यह हरिजन थे इनके लिए भी एक अनुसूची शेड्यूल बनाया गया और जिन जातियों को इन अनुसूची के अंतर्गत रखा गया उन्हें वैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जातियां यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिसको एससी के नाम से संबोधित किया गया है, वो बना। भारतीय समाज में पाई जाने वाली प्रमुख समस्याओं में अस्पृश्यता भी एक समस्या है। अस्पृश्यता के नाम पर हजारों वर्षों तक भिन्न जातियों को अनेक मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया तथा उन पर अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक नियोक्ताएं लगा दी गई। नियोक्ताएं क्या होती हैं कि उन लोगों में वो काम करने की एबिलिटी है, लेकिन उनको समाज में वो स्थिति नहीं मिल रही जो वो डिजर्व करते हैं। उनको आर्थिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर हर जगह पर रोक लगा दी गई कि वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, वो राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकते, वो स्कूलों में नहीं जा सकते, वो समाज में नहीं रह सकते, वो गांव से बाहर रहेंगे। तो जो इनकी नियोक्ताएं थी उसमें डॉक्टर मजूमदार ने ये लिखा है, अस्पृश्य जातियां वे हैं जो अनेक सामाजिक और नैतिक नियोक्ताओं का शिकार होते हैं कि उन्हें समाज में रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इनमें से अनेक नियोक्ताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं। भारत के संविधान स्वाधीन होने के बाद अस्पृश्यता को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया और अस्पृश्य जातियों को आज अन्य नागरिकों की भांति समस्त अधिकार दे दिए गए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात अस्पृश्य जातियों के स्तर में यह महान परिवर्तन है। अब इन जातियों की वैधानिक नियोक्ताएं दूर हो गई हैं, फिर भी उस समय कुछ इनकी जातियां की नियोक्ताएं थी। देखो, अब जब हमारा संविधान बन गया है, इनकी अनुसूचियां अलग से बन गई हैं, इनको आरक्षण दे दिया गया है, तो अब इनकी स्थिति में सुधार हो गया है। अब इनको समाज के अंदर रहने की इजाजत मिल गई है, ये भी स्कूलों में, धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं। तो कुछ समस्याएं थी पहले, वो इस प्रकार हैं। इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज की आर्थिक नियोक्ताएं क्या थी? किसी भी देश में आर्थिक कारण किसी भी समूह के सुख और प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है। इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना केवल एक कल्पना मात्र है, कि जब तक लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग राजनीति में नहीं जा सकते, और राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ उसमें आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। इस संबंध में हरिजनों की स्थिति सबसे गंभीर है। यहाँ हम अनुसूचित जातियों की आर्थिक नियोक्ताओं और समस्याओं की चर्चा करेंगे। फर्स्ट समस्या क्या है इनकी? नो फ्रीडम ऑफ चूजिंग ऑक्यूपेशन, कि पेशों को चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, कि ऐसे परंपरागत पेशों को छोड़कर हरिजनों को यह अधिकार नहीं था कि जो ऊंची जातियों के पेशों को वो स्वतंत्रता पूर्वक चुन सके, कि ऐसा पेशा यानी कि एक ऐसा काम जिनको ऊंची जाति के लोग करते, जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं, वो काम ये लोग नहीं कर सकते थे। अस्पृश्यता की धारणा के कारण अभी हाल तक उन्हें सब तरह के पेशों को करने की छूट नहीं थी। वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। एक भंगी, भंगी क्या है? हरिजन जाति का ही एक नाम है। इनको मिठाई की दुकान खोलने का अधिकार नहीं था। इन नियोक्ताओं के कारण हरिजनों की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत दयनीय है और वे निर्धनता से संबंधित सभी कष्टों को झेल रहे हैं। यानी कि एक समस्या क्या थी, ये अपनी इच्छा से
अपने व्यवसाय को चुन नहीं सकते थे। जिन व्यवसाय को करने की इनके अंदर योग्यता है और ऊंची जाति के लोग उस समुदाय वो काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये काम करने की आज्ञा नहीं थी। लैंडलेस लेबर यानी कि भूमिहीन कृषक भी यहाँ थे। भारत में अधिकतर भाग में खेती करना ऊंची जातियों का अधिकार माना जाता है। हरिजनों को खेती करने का अधिकार नहीं था। वे अधिकतर भूमिहीन श्रमिक थे, यानी कि जो हरिजन थे उनके पास भूमि नहीं थी, वो बिना भूमि के ही काम करते थे। जमींदारी प्रथा के समाप्त होने से पूर्व इनसे गुलामों की तरह बेगार ली जाती थी, यानी कि इनसे काम करवाया जाता था। अनेक हरिजन परिवार सामुदायिक गुलामी के घोतक थे कि जो हरिजन हैं वो क्या करते हैं, अपनी जीविका उपार्जन के लिए मजदूरी करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, उनको मेहनत कम मिलती है, तो वे ऊंची जातियों के प्रति गुलामी का काम करते थे। लो वेज यानी कि सबसे कम वेतन। निसंदेह जो हरिजन जाति है, हरिजन लोग समाज के लिए सबसे आवश्यक और मूल्यवान सेवा करते हैं। गांधी जी के शब्दों में, डॉक्टर यदि डॉक्टरी छोड़ दे तो उसके रोगी का सर्वनाश हो जाएगा। यदि कोई अछूत अपना काम करना बंद कर दे तो राष्ट्र का ही विनाश हो जाएगा। तो गांधी जी के विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अगर इनके बातों को समझा जाए तो हरिजनों को भी समाज में जीने का पूरा अधिकार है, परंतु इस काम का परिश्रमिक उन्हें सबसे कम मिलता था। यहाँ तक कि उनको तन ढकने को कपड़ा, पेट भरने को अन्न भी नहीं मिलता था। वे आधे पेट खाकर, आधे बिना कपड़ों के रहकर जीवन व्यतीत करते थे और अंत में पशुओं की भांति एक घूंट दबा के ही बिना मर जाते थे। यानी कि इनकी कंडीशन ऐसी थी कि इन लोगों को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता था, रहने के लिए इनके पास घर नहीं थे, जो ये काम करते थे उनसे इनको बहुत ही कम पैसा मिलता था, जिससे ये कपड़े, रोटी और दवाई को तरसते थे। फिर समस्या है इसमें श्रम विभाजन में नियमतम स्थान की। जो श्रम विभाजन है, जो काम करने के लिए स्थितियां बनाई गई हैं, अस्पष्टता की धारणा के कारण मिल, फैक्ट्री आदि में अनेकों अच्छे पदों पर काम करने का इनको अवसर ही नहीं मिलता था। उन्हें केवल वे काम ही मिलते हैं जो कोई नहीं करता, यानी कि फैक्ट्री में ऐसा काम जिसको कोई भी करने के लिए राजी नहीं है, वो काम इन लोगों को दिए जाते थे। योग्यता होने पर भी उचित काम न मिलने से उत्पादन को काफी धक्का पहुंचता था और आर्थिक स्थिति गिर जाती थी। फिर सामाजिक डिसेबिलिटीज के, सामाजिक रूप से इनको क्या क्या काम करने के लिए मनाही थी। सामाजिक क्षेत्र में भी हरिजनों की नियोग्यताएं और समस्याएं अनेक हैं, जिनके कारण उनकी स्थिति न केवल गंभीर ही है बल्कि दयनीय भी है। सामाजिक समस्याएं कुछ इस प्रकार हैं। समाज में निम्नतम स्थिति की, लोवेस्ट स्टेटस इन सोसाइटी, कि समाज में उन लोगों का जो एक स्थिति है बिल्कुल ही नीचे लेवल पर है, बिल्कुल लो लेवल पर है। इसी कारण ऊंची जातियों के सभी व्यक्ति उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनके स्पर्श से ही न केवल बचा जाता है बल्कि उनके दर्शन और छाया तक की भी उन्हें अपवित्र मानने जाता है। एक मानव का दूसरे मानव के द्वारा इतना ही अपमान उसकी नियोक्ता का चरम कठोर रूप है। जैसे ब्राह्मण लोग इन लोगों को देखना तक पसंद नहीं करते थे, इन लोगों को अपने पास आना, छूना, उनकी परछाई भी देखना ये पसंद नहीं करती थी। तो देखो ऐसी स्थिति थी हरिजनों की हमारे समाज में। शिक्षा संबंधी नियोग्यताएं, इसमें क्या है कि जो हरिजनों के बच्चे थे, लड़का है, लड़की है, इनको स्कूल में, कॉलेजों में पढ़ाई करने के लिए रोका जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, वो अपनी इच्छा से किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते थे। इसका फल यह था कि प्राय 100% हरिजन अशिक्षित थे और इसी कारण हर प्रकार के दुख दर्द भी इन्हीं के हिस्से में आते थे। कि जब इन लोगों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, ये पढ़ लिख ही नहीं सकते, तो अनपढ़ रहेंगे तो इनके पास जीविका का साधन नहीं रहेगा। इसके बाद है अदर सोशल डिसेबिलिटीज की, अन्य सामाजिक नियोक्ताएं क्या क्या है इनकी। अनेक स्थानों में जहां हरिजन उन सड़कों पर नहीं चल सकते थे जिन पर ऊंची जाति के लोग चलते थे, उनके लिए सड़कें भी अलग हुआ करती थी, इनके लिए कुएं भी अलग होते थे, तालाब भी अलग होते थे, कि जिन कुओं से, जिन तालाबों से जो ऊंची जाति के लोग पानी भरते हैं, उन कुओं से लोग पानी नहीं भर सकते। अगर आप फिल्में देखते हैं तो बहुत सारी फिल्मों में इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। छात्रावासों में रहने, होटल, जलपान गृह आदि में घुसने की भी इनको कोई परमिशन नहीं थी। दक्षिण भारत में उनकी स्थिति इन संबंधों में सचमुच ही दयनीय थी। जिस प्रकार हरिजनों को बाल बनवाने, साफ कपड़े पहनने, सोने के जेवर पहनने, गांव में रहने की आज्ञा नहीं थी,
इसी प्रकार जो ऊंची जातियों के किसी भी व्यक्ति के निकट आने पर सम्मान पूर्वक खड़े हो जाना उनके लिए अनिवार्य था, कि जब वो लोग कहीं बैठे हुए हैं, अगर कोई ऊंची जाति का लोग आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उनके लिए उनको खड़ा होना पड़ता है। निवास स्थान संबंधी नियोग्यताएं, कि जो ये हरिजन लोग थे इनको शहरों के उन मोहल्लों में भी रहने की आज्ञा नहीं थी जहां पर ऊंची जाति के लोग रहते हैं। इनके लिए अलग बस्तियां होती थी जहां वे पशुओं से भी खराब अवस्था में रहते थे। गांव में यह नियोग्यता और भी कटु है। हरिजनों को प्राय गांव में रहने दिया नहीं जाता था, इनको गांव से बाहर बनी बस्तियों में ही रहने के लिए रखा जाता था। अछूतों में भी अछूतों की नियोग्यताएं होती थी, यानी कि जो हरिजन जाति है उनमें भी कुछ जातियां हैं जो ऊंची हरिजन जाति और नीची हरिजन जाति पाई जाती थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि हरिजनों में आपस में भी छुआछूत की भावना है, जिसके फलस्वरूप अनेक हरिजनों की नियोग्यताएं और कटु प्रतीत होती हैं। अछूतों का भी अपना एक संगठन है और हिंदुओं की भांति उनमें भी असंख्य उपजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने श्रेष्ठ प्रमाणित होने का प्रयत्न करती है कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ और मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। एक मोची एक धोबी को और एक धोबी एक मेहतर को कभी नहीं छूता था। मोची एक अलग जाति है, धोबी एक अलग जाति है, तो मेहतर भी एक अलग जाति है। तो हरिजनों में भी अलग अलग जातियां थी, तो वहां पर भी ऊंची और नीची जाति का झगड़ा हमेशा रहता था। भारत में ऐसे भी स्थान है जहां न केवल ब्राह्मण लोग ही हरिजनों को स्पर्श से बचने की कोशिश करते हैं, बल्कि हरिजन लोग भी ब्राह्मणों के पास जाना और उन्हें देखना पसंद नहीं करते। तो ये भी एक अनोखा रूप है नियोग्यता का। और धार्मिक नियोग्यताएं क्या थी इनके अंदर, कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी हरिजनों की नियोग्यताएं अनेक होती हैं। कुछ साल पहले तक हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, कि जिन मंदिरों में ऊंची जाति के लोग जाते हैं वहां पर ये लोग प्रवेश नहीं कर सकते। कानून द्वारा आज इस नियोग्यता को दूर कर दिया गया है, फिर भी गांव में कहीं कहीं यह नियोग्यता आज भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने, धार्मिक संस्कारों में भाग लेने की संबंधी भी नियोग्यता इन लोगों में थी, कि ये लोग धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ सकते थे, धार्मिक संस्कार ये नहीं कर सकते थे, कोई हवन यज्ञ ये नहीं कर सकते थे। हरिजन लोग धार्मिक उपदेशों को सुन भी नहीं सकते थे और न ही शमशान घाटों में अपने मुर्दों को जला सकते थे। ब्राह्मण इनके धार्मिक संस्कारों को पुरोहित नहीं बनते थे, कि जो भी इनका धार्मिक कार्य हो, किसी का विवाह है, अगर किसी के घर जन्म हुआ है बच्चे का, तो जो हवन यज्ञ करवाना है तो वहां पर ब्राह्मण इनके भी संस्कार नहीं करते थे और इन लोगों को धार्मिक उपदेश सुनने तक का अधिकार नहीं था। इसके बाद राजनीतिक समस्याएं क्या थी। हरिजन जातियों की राजनीतिक नियोग्यताएं भी अनेक हैं। साधारण नागरिक के रूप में जो सामान्य अधिकार इन्हें प्राप्त होने चाहिए थे, उनमें से अधिकतर इन हरिजनों को प्राप्त नहीं थे। जैसे इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, अच्छी नौकरियों में नियुक्ति संबंधी अधिकार भी इनको नहीं थे, वेतन संबंधी अधिकार में भी इनमें नहीं थे। तो देखो इतनी सारी नियोग्यताएं हैं कि ये लोग ना तो वोट दे सकते हैं, ना ये शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, ना ही ये ऊंची नौकरियां पा सकते थे और उनका वेतन भी समान नहीं था। इसके बाद है कि जातिवाद, जाति असमानता को बनाए रखने का यंत्र, कि जो जातियों में असमानता है उसके बारे में कौन नियंत्रण रखता है। यानी कि जातिवाद एक ऐसा रोल प्ले करता है कि वह जाति में असमानता को बनाए रख सकती है। भारत में जाति आधार पर सामाजिक संस्तरण होता है स्तर, कि ऊंचा स्तर, फिर निम्न स्तर, फिर मध्यम स्तर, फिर लो स्तर, और असमानता के परिणाम स्वरूप आज विभिन्न जातियों में ऊंच नीच की भावना व्याप्त है, पाई जाती है। साधारण शब्दों में अपनी जाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, कि हर व्यक्ति अपने जाति को ही बड़ा समझता है, अपनी जाति में ही पूरी निष्ठा रखता है, तो वो क्या है, जातिवाद ही है। जातिवाद जाति के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता की देन है। यह अपनी जाति के प्रति धंधा अंध आस्था का भावना है, जो कि अपनी जाति के उद्देश्य के सम्मुख अन्य जातियों के हितों की अवहेलना करने को प्रेरित करती है। यानी कि अगर कोई दो जातियां हैं तो हर जाति अपने आप को श्रेष्ठ समझेगी और अपनी ही जाति के प्रति एक अंध आस्था रखती है कि मेरी ही जाति का विकास हो, और दूसरों के हितों के वो अवहेलना भी करते हैं। भारतीय समाज में शुरू से ही अपने समूह के प्रति वफादारी, भक्ति की भावना प्रमुख रही है, कि हम जिस समाज में रहते हैं उसी समाज की, उसी जाति की हम क्या करेंगे, वफादारी करेंगे, उसी की एक पूरी भावना लेकर हम चलेंगे। जैसे जाति पर आधारित धर्मशालाएं हैं, धर्मार्थ मंदिर हैं, अस्पताल है, शिक्षा संस्थाएं भी हैं,
जो इसी जन्म की भावना के अंतर्गत हुए, जैसे है जाट स्कूल, वैश्व कॉलेज। तो ऐसे ऐसे मंदिर भी हैं और धर्मशालाएं भी हैं, जैसे है धर्मशालाओं के भी अलग अलग नाम है कि ये धर्मशाला इस जाति के लिए है और ये धर्मशाला इस जाति के लिए है। तो अतः अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना, अपनी ही जाति के व्यक्ति का पक्षपात करना और उसे आगे बढ़ाना और अपनी ही जाति के उद्देश्यों के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना करना ही जातिवाद है। कि एक जाति है वो क्या चाहती है कि दूसरी जाति ऊपर ना उठ सके, वो अपना विकास ना कर सके। जिस जाति का मैं हूं, मेरी जाति का ही विकास हो, वही समाज में आगे बढ़े। अभी भी भिन्न जातियों पर हो रहे अत्याचार जातिवाद का ही परिणाम है कि जो जातियों पर अलग अलग तरह से अत्याचार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या है वो जातिवाद का ही परिणाम है। भारत में जातीय असमानता बने रहने का प्रमुख कारण जातिवाद है कि जो असमानता बनी हुई है उसका प्रमुख कारण क्या है, जातिवाद के कारण ही असमानता बनी रहती है, जो कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल आज जातिवाद का सहारा लेते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां जातिवाद का सहारा लेती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां जातिवाद के आधार पर वोट बैंक बनाकर रखती हैं कि मेरी वोट बैंक है, इस एरिया से मैं उठा हुआ हूं तो ये लोग मुझे पर वोट देंगे। अपनी जाति के प्रति बढ़ती हुई निष्ठा के कारण जातिवाद की गंभीर समस्या आज हमारे सामने है। चुनावों में, नौकरियों में, शिक्षा संस्थाओं में जातिवाद का बोलबाला है। जब चुनाव होते हैं, कोई नौकरियां पाई जाती हैं, तो वहां पर जातिवाद का अच्छा सा बोलबाला है। और जातिवाद व्यक्ति की निष्ठा अपनी जाति तक ही सीमित रखने में सहायक है और इस संकीर्णता के कारण राष्ट्र के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता की भावना का विकास नहीं हो पाता। जातिवाद सामाजिक मान्यताओं की अपेक्षा करता है जो कि राष्ट्र निर्माण में बाधा है। तो जातिवाद ही क्या है कि जातिवाद के कारण ही जातीय असमानता पाई जाती है। कि मेनली जातिवाद का मेनली काम क्या है कि वो समानता नहीं बनाना चाहता, वह अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता है, दूसरी जाति को निम्न मानता है।